अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक। पूछेंगे हम उनसे कि क्या कर रहा है सेहत का डिपार्टमेंट आवाम की फ़लाह के लिए, आवाम को बेहतर सहूलियात फ़राहम करने के लिए। हम उनसे पूछेंगे कि सेहत के डिपार्टमेंट में वो क्या बेहतरियाँ ला रहे हैं, और भी बहुत से सवालात होंगे और इनके जवाब देंगे ख्वाजा सलमान रफ़ीक। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, क्या कर रहा है सेहत का डिपार्टमेंट सेहत को बेहतर बनाने के लिए? सेहत एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पे इश्यूज़ तो हेल्थ के हैं। मेरा चूँकि एक लॉन्ग एक्सपीरियंस है, शहबाज शरीफ साहब के साथ मैंने काम किया और सीएम साहबा के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो सीएम साहबा की बड़ी प्रायोरिटी है और महकमे को हमने कुछ 2016 में 2 हिस्सों में तकसीम किया था क्योंकि महकमा काफ़ी बड़ा हो गया था। तो मेरा जो महकमा है वो मेडिकल एजुकेशन को, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को डील करता है और एक दूसरा महकमा है इमरान साहब का जिसको हेल्थ एंड पॉपुलेशन हम कहते हैं। सो BHU RSC THQ DHQ रिलेटेड विद हेल्थ एंड पॉपुलेशन। तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो अटैच हैं, कार्डिक इंस्टीट्यूट, चिल्ड्रन अस्पताल, PKLI, वो सारा सिस्टम जो है उसको हम देखते हैं। इन 2 सालों में हमने अपनी चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इशू साथ साथ हैं, इशूज आते रहेंगे, चीज़ें बेहतर होती रहती हैं। नए इंस्टीट्यूट्स हमने बहुत बनाए हैं, अपने सिस्टम को बहुत बेहतर किया, अकाउंटेबिलिटी को सख्त किया है। मेडिसिन अवेलेबिलिटी इज़ अ बिग चैलेंज। एमरजेंसी में हम काफ़ी हद तक उसको पूरा कर चुके हैं, लेकिन इंडोर और जो आउटडोर है उसमें भी हम चीज़ों को वक्त के साथ बेहतर करें। अब तो आप मुझसे सवाल करते हैं कि मैं आपको पूरे पंजाब के जितने भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं मेरे महकमे में, वो आपको बताता चाहूँगा। आपने इंस्टीट्यूट की बात की तो हम वहीं से शुरू करते हैं। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च लाहौर, इसके क़याम का क्या है और ये इदारा क्या कैंसर के इलाज के निज़ाम को किस तरह बेहतर बनाएगा? कैंसर का इलाज बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है और ज़ाहिर है कि सरकारी तौर पे जो हस्पताल हैं उनमें वो सहूलत मौजूद नहीं है जो शौक खानम या बाकियों में है। और ज़रूरत इस अमर की थी कि एक ऐसा कैंसर अस्पताल बनाया जाए जो पूरे पाकिस्तान को फीड करे, उसके पेशेंट्स आएँ और उनका ट्रीटमेंट हो। तो ये CM साहबा का विजन था। जो ही उन्होंने ज़िम्मेदारी संभाली और ओथ लिया तो फौरी तौर पे हमें चंद दिन बाद जब मैं कैबिनेट में आया तो हमें लेके वो मौके पे गए, साथ ऑफिशियल्स थे और उन्होंने कहा कि यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल बनेगा। और ये एक बड़ा मुश्किल फ़याज़ भाई टारगेट था। इस वक्त हम जिस जगह बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं यही कमेटी रूम है जहाँ पे हमने इसकी इब्तिदा की 2024 में। सबसे पहले इसका कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। सो उसके लिए पूरी दुनिया में जितने भी पाकिस्तानी थे, चाहे वो अमेरिका में थे, वो बरतानिया में थे, वो यूरोप में थे, बरतानिया में थे, UAE में थे, उन सबको हंट किया, उनको इकट्ठे किया, उनकी बड़ी मेहरबानी। फिर पूरी रात हम यहाँ सेशन करते थे उनके साथ। हमारे लोकल ऑन्कोलॉजी के लोग, उस वक्त सेक्रेटरी अली जान साहब थे, तो हमने उस पर अपना काम शुरू कर दिया। और IDEP हमारी एक सरकारी कंपनी है जो उसको कंस्ट्रक्ट कर रही है, तो उसके जितने भी लवाजमात थे, उसकी मैपिंग थी, उसकी माइक्रो डिटेल थी, कौन कौन सी मशीन आनी है, उसके स्पेक्स क्या होने हैं, तो वो सारा उसमें महमूद अयाज साहब जो हमारे KE के VC हैं उनको ये हमने जिम्मेदारी थी, उन्होंने बड़ी एहसन तरीके से की। सो पहली बात है, कैंसर इंस्टीट्यूट जो है ना वो एक उसका बोर्ड है और बोर्ड इंडिपेंडेंट है, वो एक्ट ऑफ द असेंबली के तहत इंडिपेंडेंट है। जैसे PKLI इंडिपेंडेंट है ना, जी। उसमें अटैच डिपार्टमेंट हम ज़रूर हैं, लेकिन हमारी इंटरफेरेंस स्पोर्ट की हद तक ज़रूर है, लेकिन इंतजामी तौर पर वो इंडिपेंडेंट है। अच्छा सवाल, ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? मैं आपको सारा इसमें बताता हूँ। कौन कौन सी सहूलियात हैं और क्या ये आम शख्स की दस्तरस में होगा? फ़याज़ भाई बिल्कुल आम शख्स की दस्तरस में होगा। ये एक तो पाकिस्तान में बल्कि इस रीजन का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल है और ये 74 अरब रुपए की मालियत से बन रहा है, जो इसका 74 अरब। 24 बिलियंस। और इसका तेज़ी से काम जारी है, दिन रात काम जारी है। जो लोग वहाँ से गुजरते हैं उस बात के गवाह हैं। इसके 4 टावर हैं, A B C D। टावर A में कीमोथेरेपी है, OPD है, उसका इंशाल्लाह हम जुलाई में इफ्तिताह CM साहबा कर रही हैं, वो अपने टारगेट पे चल रहा है। उसके बाद उसके साथ ही एक अगला टावर है, उस टावर में पैलेटिव केयर है। अब इसकी इंफादियत क्या है बाकी अस्पतालों से? पैलेटिव केयर और हॉस्पिटल्स वो है जो लेवल 3 लेवल 4 के पेशेंट्स हैं जिनको नॉर्मली लोग अस्पताल नहीं लेते। अब एक लेवल 3 लेवल 4 के पेशेंट को आप कहें कि यार हम तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो उसकी जो काउंसलिंग करनी है, जो उसकी पेन मैनेजमेंट करनी है, उसके लिए भी 100 बेड का हमने पूरा एक सिस्टम बनाया है। यहाँ बोन मैरो की सहूलत भी है, सर्जरीज भी हैं यहाँ पे। और दुनिया जहान की जो मशीन्स हैं, चाहे वो कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है, गैमा कैमरा है, अल्फ़ा कैमरा है, लीन एक्सीलेटर है, हर मशीन 3-3 4-4 की तादाद में मौजूद है, एक एक नहीं मौजूद। सो एक तो पहला फेज़ टावर A हो गया इंशाल्लाह जुलाई में, और बाकी का टाइम वैसे तो है अप्रैल 2027, लेकिन CM साहबा ने IDEP को हमें हिदायत किया कि इसको आप
2-3 माह पहले मुकम्मल करें। तो मेरा ख्याल है ये फरवरी मार्च तक इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हस्पताल जो है अपना काम शुरू अच्छा, कर देगा। सूबाई वज़ीर सेहत की हैसियत से बताइएगा कि क्या ऐसी वजूहात हैं, क्यों पाकिस्तान में कैंसर जो है वो तेज़ी से सामने आ रहा है? कैंसर की वजह सबसे बड़ी तो ये है कि जो हम खाने खा रहे हैं या जो बेजा खाने हैं, फ्राइड चीज़ें हैं, इसकी वजह से तो इसमें कोई शक नहीं कि इजाफा हो रहा है। और प्रिवेंटिव वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योर के लिए ज़ाहिर है हमने अस्पताल बनाने हैं। और सिर्फ कैंसर में हम ये काम नहीं कर रहे। एक और आपको बताना चाहूँगा, कैंसर में 13 अरब रुपए का भी सीएम साहब ने एक प्रोग्राम किया है, 13 बिलियंस का, जिसके तहत जितने भी एटॉमिक एनर्जी के और जितने प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ पे जितने भी पेशेंट्स हैं उन सबको ट्रीटमेंट भी हम कर रहे हैं। तो जहाँ हम अपना अस्पताल बना रहे हैं, जहाँ दीगर अस्पतालों में कैंसर की सहूलत दे रहे हैं, उसके साथ 13 अरब रुपये से हम पूरे पंजाब के जो शहरी हैं उनको हम रजिस्टर कर रहे हैं। कल मैं अनमोल विजिट करके आया हूँ, उसका इफ्ताह करके आया हूँ। तो वो एक सहूलत अलहदा जो हम इस अस्पताल से दे रहे हैं। अच्छा सलमान भाई, बच्चों की हार्ट सर्जरी के हवाले से भी एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, कितनी कामयाबी हुई? कितने बच्चों को आपने खुशियाँ, जो मुस्कुराहटें हैं उनके चेहरे पे वापस लेके आए? फयाज भाई, उम्मीद से बहुत ज़्यादा। मैं पहले तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ आप और मेरा एक ही, चूँकि हम शहर के रहने वाले लोग हैं, उन गलियों मोहल्लों से निकल कर आप उस जगह पहुँचते हैं जहाँ अल्लाह का एहसान आप पे ये है कि आपको अपनी दुनिया और आखिरत दोनों का मौका मिलता है। इससे बड़ी कोई आपकी खुशकिस्मती नहीं हो सकती। जो बच्चों के दिल की बात की है, पैदाइशी एक बच्चों के दिल में सुराख जो कहते हैं, कहते हैं कंजेंटल हार्ट डिजीज़। तो कंजेंटल हार्ट डिजीज़ का पाकिस्तान में बहुत बड़ी शॉर्टेज है, पूरे पाकिस्तान में। और बाद सूबे इस पर काम नहीं कर रहे, जैसे KPK है, बलूचिस्तान है, तो ज़्यादा सिंध में ब्लेम गेम पे काम कर रहे हैं। ब्लेम गेम पे मैं कभी नहीं की। नहीं, वो कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहा। मैं देखिए, मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ। मैं फयाज भाई अपनी कारकर्दगी में यकीन रखता हूँ, मैं कभी किसी पे नहीं करता। उनको करना चाहिए, वो कर भी रहे होंगे। हमारा चिल्ड्रन लाहौर इसका मेन मरकज़ था और वहाँ पे कैपेसिटी थी 400-500 पर एनम। अच्छा जी। डिमांड बहुत ज़्यादा थी। शहबाज साहब के दौर में हम 1500 पे उसको ले गए। लेकिन मौजूदा सीएम साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया और ये पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है, और भी सूबे कर रहे होंगे। हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को डेवलप किया। और किस तरह किया? हमारे जो अपने अस्पताल थे, चिल्ड्रन लाहौर था, हमारा फैसलाबाद में इसका सेंटर था, पिंडी में इसका सेंटर था, मुल्तान सेंटर था, लेकिन जो वेटिंग थी उसमें फयाज भाई बच्चों की डेथ भी हो जाती थी। तो कितना ट्रॉमा होगा कि माँ बाप का वसाइल नहीं है और अपने बच्चे को लेकर फिर रहे हैं, उसके बच्चे के दिल में सुराख है और उसको टाइम, क्योंकि टोटल 8 सर्जन थे पंजाब में। सो हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया फ़रकत आलमगीर साहब और मसूद सादिक साहब के साथ मिलकर। उस प्रोग्राम के तहत आपके लिए खुशी का बाइस होगा कि जितने भी पंजाब के प्राइवेट हस्पताल हैं और प्राइवेट प्रोफेसर्स हैं कंजेंटल हार्ट डिजीज़ के, उसको भी हम अपने साथ अटैच कर चुके हैं। पेमेंट सारी हम करते हैं। सो जो भी पंजाब के प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर है, इस टोटल को हम पेमेंट कर रहे हैं। उसके तहत आपके लिए खुशी का बाइस होगा कि हम 12,000 तक इस वक्त पहुंच चुके हैं। 12,000 बच्चों की सर्जरी करवा चुके हैं। और ये जो सर्जन्स हैं, इनकी तादाद में इजाफा के ये वही 8 है? इनकी तादाद में बहुत इजाफा इसलिए हो चुका है कि वो लोग जो बाहर थे उनमें से कुछ लोग वापस आए हैं, कुछ लोग दूसरे सूबों में थे वहाँ से वापस आए, क्योंकि जाहिर है कि एक जब आप फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे तो आप अट्रैक्शन देंगे। फिर प्राइवेट अस्पताल ज़ाहिर उनका बिज़नेस है, उन्हें अपना बिज़नेस करना है। हमें फ़ायदा ये है कि जो हमारा सरकारी अस्पताल उसकी क्यू है लंबी, तो जो सरकारी अस्पताल की क्यू है ना लंबी, 1.5 साल की, हम जो वो कम हो गई। अपनी जो तादाद है वो पूरी करते हैं और जो उसका एक्स्ट्रा है वो हम फिर रेफर करते हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम की जो फंडिंग है और शफाफियत है, इसको किस तरह यकीनी बनाते हैं? एक तो सिल्क इसको कर रही है, जो स्टेट लाइफ है ना, वो इस सारे प्रोग्राम को मॉनिटर करती है। फिर दूसरा, हमारी कंपनियां PHIMC हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी, वो कंपनी इसकी थर्ड पार्टी वैलिडेशन करती है। फिर हर प्रोग्राम का हम फर्म हायर करते हैं, उसका फिर सीएम साहब का अपना बहुत मजबूत सिस्टम है। जिस बच्चे का ऑपरेशन होना है ना, उसको उनकी टीम की कॉल जानी है। तो मल्टी जगहों पे इसको चेक किया जा रहा है ताकि खुदा का 4G ना हो। नंबर 2, सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। नंबर 3, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है सारे अस्पतालों से, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, क्या उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये पूरा एक डैशबोर्ड है, PATB ने बनाया है। हमारे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा उस पर बात करना चाहूँगा। कंजेंटल से हमने अपने काम का आगाज़ शुरू किया था, लेकिन हमने बहुत सी ऐसी बीमारियाँ जिन पर हमने काम किया है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, अडल्ट एंड पीडियाट्रिक दोनों हम फ्री करवा रहे हैं। और सिर्फ सरकार भी नहीं करा रहे, चिल्ड्रन में हमारा पीडियाट्रिक है, हम फारूक में भी करवा रहे हैं। तो जो भी पंजाब का अस्पताल एज़ पर स्टैंडर्ड ऑफ होटा एंड एज़ पर स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ केयर कमीशन आना चाहेगा, वेलकम। सीएम साहब ने फंड दिया हुआ है। सो बोन मैरो अडल्ट और पीडियाट्रिक हम दोनों करा रहे हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम मैं साथ साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ इसलिए कि इस पे जितनी बात हो जाए वो पता चले। अच्छा, ये प्रोग्राम सिर्फ लाहौर या बड़े शहरों तक है कि दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पे भी है? कंजेंटल हार्ट डिजीज़ जो है ना, एक तो पहली बात पूरे पाकिस्तान के लिए है। अच्छा जी। मतलब 700 बच्चा हम KPK का कर चुके हैं, सिंध का 150 बच्चा कर चुके हैं, कोई 200-250 आज़ाद कश्मीर
गिलगित का कर चुके हैं। अच्छा पहली बात है ये पंजाब के हर शहरी के लिए है। अच्छा। अब अगली बात ये है कि जो ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं या स्टेट ऑफ आर्ट ये प्रोसीजर्स हैं, ये आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं करते, ये आप टर्शियरी अस्पतालों में करते हैं जो उसके लिए मखसूस होते हैं। सो हर डिवीजन लेवल पे एक तो हम कर रहे हैं, चूंकि प्राइवेट हमने शामिल कर दिए हैं तो कोई डिवीजन ऐसा नहीं जहाँ पे, लेकिन लीवर ट्रांसप्लांट एक ऐसा ट्रांसप्लांट है जो आप हर जगह नहीं कर सकते। सो वो हम PKLI में कर रहे हैं, बहरिया में कर रहे हैं, फारूक ने उसका हमें अप्लाई किया है, अब लोधरा से एक अस्पताल हमारे पास आ रहा है। तो जो जो यास्टिक पे आता जाएगा ना उस अस्पताल को हम, ताकि लोगों का आना जाना कम हो, दूसरा लोड बहुत है, जितना ज़्यादा आप लोगों को शामिल करेंगे, जितने अस्पताल शामिल करेंगे वो वेटिंग कम होती जाएगी। सो लीवर का 60 लाख का ट्रीटमेंट वो सरकार पूरा फ्री कर रही है, आपके लिए खुशी। किडनी का हम फ्री कर रहे हैं और हम 1500 ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। कॉर्निया हम फ्री कर रहे हैं, कॉर्निया अमेरिका से आता है और श्रीलंका से आता है, उसके हमारे सेंटर्स हैं, पब्लिक प्राइवेट दोनों। फिर एक और है कॉकलियर इम्प्लांट, ये 22-23 लाख का एक आला है जो बच्चा कुव्वत समाज से महरूम है, उसका भी हम कर रहे हैं। 2 प्रोग्राम हमने नए डिज़ाइन किए हैं जो हमने लॉन्च कर दिए हैं। एक एडल्ट कार्डिक सर्जरी, आपने अक्सर सुना होगा कि PIC या फलां अस्पताल में सर्जरी नहीं हो रही जी, बड़ी लंबी डेट है। सो उस पर प्रोग्राम हमने कर दिया। अब हमने अपने ही PIC में जो डे टाइम है उसमें तो रूटीन में काम चल रहा है, लेकिन 2 बजे के बाद वही प्रोफेसर को हम फिर पे करते हैं और उसकी स्पीड वो डबल हो रही है। और उसके साथ जो प्राइवेट अस्पताल हैं पूरे पंजाब के जो नोटिफाइड हैं, जैसे बड़े अस्पताल हैं जहाँ पे अच्छा सर्जन फिजिशियन सिस्टम मौजूद है, उनको भी हमने अपने साथ एनरोल कर दिया है। वो प्रोग्राम हमने 15 दिन पहले शुरू किया है, उसमें अब तक हम 100 से ज़्यादा ऑपरेशन कर चुके हैं, लेकिन उसकी स्पीड भी बच्चों के जो दिल की सर्जरी उसकी स्पीड के मुताबिक हो जाएगी। एक और बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है फालज, आपने सुना होगा कि लोगों को फालज हो जाता है। अब एक फालज एक ऐसी चीज़ है, हम समझ सकते हैं इस बात को कि फालिज के घर में हो जाएगा, उसका खुद बेचारा तो गया, लेकिन उसके घर का 1 या 2 लोगों के साथ अटैच होना पड़ा है। फालिज का ये है कि जब फालिज का अटैक होता है ना तो उसकी एक विंडो है 3-4 घंटे की। उस 3-4 घंटे की विंडो में अगर वो मुतलका सेंटर तक पहुंच जाए पूरे पंजाब में, तो वो जो एक टीका, जो 1 लाख का टीका, टीकियन उसको कहते हैं, अगर वो टीका उसको इंजेक्ट करते हैं तो 40-50% उसको रिलीफ मिल सकता है और बाकी फिर सर्जरी की ज़रूरत होती है। CM साहब ने पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, डॉक्टर कासम बशीर उसको लीड कर रहे हैं। मेरा और अजमत साहब का जो मेरे सेक्रेटरी हेल्थ है, हमारा रोल एक्सपोर्टिंग है, फाइनेंस अरेंज करना, प्लानिंग करनी है और उसके बाद उसका फॉलोअप करना। तो प्रॉब्लम नहीं होती ये फाइनेंस अरेंज करने में, फंड्स को लेके? खुद हैरानी वाली बात है, मैं उधर भी आता हूँ, मेरे लिए खुद ये बड़ी हैरानकुन बात है। उस पर हम अब तक 14 सेंटर पे काम कर रहे हैं, इसमें लिया भक्कर भी शामिल है। 23 जून तक 24 सेंटर और शामिल कर रहे हैं। उसके लिए आपको पूरा सिस्टम चाहिए होता है, उसके लिए जिसने उसको इंजेक्ट करना है ना, वो न्यूरो फिजिशियन है या न्यूरो सर्जन, उसको ट्रेन करना पड़ता है क्योंकि डेफिशिएंसी है डॉक्टर्स की। और जहाँ पे नहीं है फिर मेडिसिन के जो फेलोशिप है, कंसल्टेंट है, उसको हायर करना पड़ता है, उसको अटैच करना पड़ता है। सो दिसंबर तक 54 सेंटर्स होंगे फयाज भाई, जहाँ पे इसका मतलब होगा कि 1.5-2 घंटे के फासले पे पंजाब के दिसंबर तक हर सेंटर मौजूद होगा। तो ये वो सारी चीज़ें जो हम आहिस्ता आहिस्ता इसको डिज़ाइन करते हैं, इसका फॉलोअप करते हैं और सिर्फ लॉन्च करके खामोश नहीं बैठ जाते। आज हमने जो मीटिंग की है, जो मेडिसिन घरों को हम बेचते हैं, शायद आपने सुना हो, CM साहब का एक प्रोग्राम है जिसके तहत 7 लाख हम पार्सल बेच चुके हैं। अभी उसका फॉलोअप किया मैं थोड़ी देर पहले, उससे पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के लोग थे, सारे अस्पतालों के इंस्टीट्यूट्स के लोग थे, थर्ड पार्टी जिस अकाउंटेंसी फर्म ने की है उससे इश्यूज सामने लाए हैं, इश्यूज का गैप सामने लाए हैं। पोस्ट ऑफिस से भी बात की है कि फ़लाँ पार्सल अगर जा रहा है और वहाँ पे पहुँच नहीं रहा, अगर 90 पहुँच रहा, 10 नहीं पहुँच रहा, तो वो जो एड्रेस है वो ढूंढना तो जिम्मेदारी है ना। टेलीफोन नंबर अगर गलत है, खुदा न किसी की डेथ हो गई है, तो वो सारे जो एक चीज़ है माइक्रो डिटेल वो सेक्टर साहब हम अच्छा, सब ये जो इनकलाबी इक़दामात हम देख रहे हैं, आप बता भी रहे हैं, आप नहीं समझते सूबाई वज़ीर सेहत की हैसियत से या एक सीनियर सियासतदान की हैसियत से कि इनमें तख़ीर हुई है, इनको बहुत पहले हो जाना चाहिए था? फ़याज़, पाकिस्तान बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत पहले होनी चाहिए थी, मैं ये पहली बात इससे एतराफ़ करूँगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर अभी भी हम सब लोग मेहनत करनी शुरू कर दें और चीज़ों को पकड़ लें, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल ऑनरशिप बड़ी ज़रूरी है फ़याज़, संजीदगी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए किसी भी सूबे के वज़ीर आला को बहुत ज़्यादा पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। और एक जो मैं अपने तौर पे कहता हूँ, दयानत और किरदार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी दयानत और किरदार नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। पहली शर्त है कि आप ऑनेस्ट हों, पहली शर्त है करैक्टर आपको मजबूत हो और प्रोफेशनली आप काम करें, प्रोफेशनल की रिस्पेक्ट करें, ब्यूरोक्रेसी को साथ लेकर चलें। फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं सारे, तो आपको फिर डिसिप्लिन पे चलना पड़ता है। आप डिसिप्लिन पे चलेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे तक जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक के साथ, जहां ब्रेक पे जाने से पहले हमने मुनक़ता किया था। अच्छा ख्वाजा साहब, हेल्थ के शोबे में मज़ीद क्या इनकलाबी इक़दाम कर रहे हैं, क्या नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं? फैज़ भाई, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोशिश करें कि कम से कम डिवीज़नल हेडक्वार्टर पर या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर लोगों को ट्रीटमेंट वो मिले ताकि उसके लिए उनको लाहौर ना आना पड़े। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये आसान चैलेंज नहीं है। अब मैं आपको कार्डिक की मिसाल देता हूँ। हमने आते ही हुकूमत में सबसे पहले साहिवाल इंस्टीट्यूट में कार्डिक इंस्टीट्यूट बनाया। आपको खुशी होगी 80 बाईपास वहाँ पे हो चुके हैं। यानी आप जो पहले आते थे डीजी खान से, था ही नहीं सर। डीजी खान में लाहौर जो आते खान थे, में कार्डिक इंस्टीट्यूट बुज़ार साहब ने बनाया था, उसको एक तो हम अपग्रेड कर रहे हैं। जिसने जो कहो मैं उसका बता देता हूँ, बताना चाहिए, हम प्रोफेशनल लोग हैं, बताना चाहिए। मुल्तान इंस्टीट्यूट को हम बहुत डेवलप कर रहे हैं। बहालपुर में अपने पिछले दौर में बनाया था कार्डिक इंस्टीट्यूट, रहीमयार हमने अभी मुकम्मल किया है, उसमें अबू ज़ैबी गवर्नमेंट ने हमें बड़ी सपोर्ट की है। आप खुश होंगे कि मरीज सामली अस्पताल में जो सिर्फ टीबी का अस्पताल था, उसको हमने 400 बेड का जनरल अस्पताल और उसके सामली के साथ नवाज कार्डिक इंस्टीट्यूट, तो बाईपास वहाँ भी हम कर रहे हैं। कैथ लैब वहाँ पे मौजूद है। हम सरगोदा में 16 रुपए की मालिया से एक बहुत बड़ा अस्पताल हम बना रहे हैं, जिसका जुलाई में इफ्तिताह करेंगे, जिसमें कैथ लैब भी है, कैबिज भी है। कंप्लीट हो गया। मेरा ये सवाल था आपसे, वो आपने खुद ही बात कर दी। जुलाई में इफ्तिताह होगा उसका इफ्तिताह जुलाई में होगा और जना का जुलाई में होगा। और क्यों लेट हुआ है, मैं लेट की बात बताता हूँ। हम वैसे लेट नहीं है, हमने 1.5 साल में अस्पताल बना दिया है। उस पर जो मशीनें ला रहे हैं फयाज भाई, वो पाकिस्तान में उस लेवल की MRI या कैथ लैब नहीं है। हम बहुत हाई प्रोफाइल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेटेस्ट इक्विपमेंट है वो वहाँ पे लेके आ रहे हैं, जिसकी ज़ाहिर है कि प्रोक्योरमेंट जब आप कर देंगे तो थोड़ा टाइम लगता है। फिर ये जो एक जंग की सूरत चली है, उससे भी शिपमेंट्स थोड़ा सा 1 माह का फ़र्क पड़ा है। तो एक तो कार्डिक के हवाले से हमारी है, एक हम गुजरावाला में कार्डिक अस्पताल शुरू कर रहे हैं CM साहबा के हुक्म पे, उसका भी इफ्तिताह महीने 1.5 महीने में करा देंगे। तो कार्डिक के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि तो कार्डिक जो इंस्टीट्यूट्स हैं ना, उनके जब हमारा टेन्योर मुकम्मल होगा तो कम से कम जो लोगों को लाइनें और रश है ना, वो कम हो जाएगा। हम चिल्ड्रन अस्पताल पिंडी में भी शुरू कर रहे हैं, मरी में हमने एक जनरल अस्पताल और शुरू करना है, बहालपुर में चिल्ड्रन अस्पताल शुरू करना है, बर्न यूनिट शुरू करना है, रहीमयार खां में बर्न यूनिट शुरू करना है। कई जगह हमारे पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम मुकम्मल कर रहे हैं। तो हर डिवीजन में इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मेरा महकमा नहीं है, लेकिन जितने भी BHU हैं उन सबको आउटसोर्स कर दिया गया। और आउटसोर्स करने का मतलब क्या है, उसको डॉक्टर को दिया गया है, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है, मेडिसिन लोगों को अवेलेबल है और BHU शाम तक चल रहा है। इससे RSC को भी वो इम्प्रूव कर रहे हैं, तहसील डिस्ट्रिक्ट को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये दोनों महकमे मिलकर गाँव के लेवल पे, कस्बे के लेवल पे, तहसील के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन के लेवल पे अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं। और टारगेट ये है कि अपना काम को बेहतर से बेहतर करें और कम से कम जो आम आदमी है उसको सेहत की सहूलत उसके घर के जितना भी मुमकिन है उतना करीब दे सकें। एक ख्वाजा सलमान रफ़ीक, इतने सारे काम, नन्ही सी जान कैसे करती है मैनेज? टीम है सारी। देखिए मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूँ, CM साहबा की पूरी सपोर्ट है, सीनियर मिनिस्टर है, चीफ सेक्रेटरी है, अजमत साहब बड़ी मेहनत करते हैं, फिर हमारे VCs हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, पूरी एक टीम है, पूरी हरारकी है जो हमें सपोर्ट करती है। तो डिज़ाइन हम 3 4 5 लोग ज़रूर करते हैं, डायरेक्शन में CM साहबा देती हैं, लेकिन आगे लोग हैं काम करने वाले। अच्छा, माजी में भी आप सूबाई वज़ीर सेहत रहे, थोड़ा सा तकाबली जायज़ा लेते हैं, शहबाज शरीफ के दौर में ज़्यादा काम था या अब ज़्यादा काम? दोनों काम ठीक थे, वो इब्तदा थी, अब इब्तदा से हम आगे हैं। वहाँ उस वक्त ज़्यादा काम होता था कि अब ज़्यादा? साहब के बहुत पैशनेट थे, उनका चूँकि टेन्योर लंबा था, उनके साथ 7.5 साल मैंने काम किया, तो नए अस्पताल बनाने का बहुत मौका मिला, जैसे PKLI बनाया और अस्पताल हमने बनाए। अब CM साहब के साथ भी 2 साल से काम कर रहे हैं, तो एक कंटिन्यूटी है जो चल रही है हमारी। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारा मुकाबला अपने ही कारकर्दगी से है। ज़्यादा स्पीड कब तेज़ थी? दोनों की स्पीड तेज़ थी। दोनों की स्पीड। अच्छा जी, देखें ये सवाल सब मुझसे करते हैं। देखें CM साहबा का सबसे बड़ा क्रेडिट है कि उनके पीछे उनके वालिद का नाम है और वालिद का एक्सपीरियंस है। शहबाज शरीफ साहब का एक्सपीरियंस है, उनके चचा हैं, तो वो दोनों एक्सपीरियंस जब आप इनकी तरफ लाते हैं और वो टीम जो सालों साल से साथ काम करिए, ट्रेन टीम, तो ज़रा कारकर्दगी पहले से बेहतर होगी। अच्छा, हेल्थ पे आपसे बात होगी, अब बात करते हैं एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट पे, उसका कलमदान भी आपके पास है। एयर एम्बुलेंस सर्विस की तोसी से हंगामी तिब्बी सहूलियात में क्या बेहतरी आएगी? क्या समझते हैं कि इससे मामला मज़ीद बेहतर होंगे? एमरजेंसी सर्विसेज अगर उसको हम जरा उर्फ आम में कहें तो रेस्क्यू 1122 है, जो लोगों को ज़्यादा 1122 के हवाले से पता है हो गया। और वो एक ऐसा महकमा है जिसकी बड़ी रिस्पेक्ट है पब्लिक में। एमरजेंसी सर्विसेज हो, मोटरसाइकिल एमरजेंसी हो, एम्बुलेंस सर्विस हो, पेशेंट ट्रांसफ़र हो, उसके साथ फ्लड में काम हो, फायर सर्विस हो, उसमें वो पेश रहते हैं, जिसकी वजह से लोग उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। उस पैक में हमने कई इंटरवेंशन किए। पहला एयर एम्बुलेंस एक बड़ा मुश्किल टास्क था,
उसको सीएम साहब ने डायरेक्शन दी, उन्होंने कहा हर सूरत को शुरू करो। सो हमने फिर एक अटैच कंपनी है शाइन फाउंडेशन, उसकी आगे फाउंडेशन है ईगल फाउंडेशन, उनसे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो 2 जहाज़ हमने उनसे हायर किए, हम उनको पर आवर पे करते हैं। अब तक 270 पेशेंट्स हम, अच्छा पेशेंट शिफ्ट कहाँ से कर रहे हैं, मियाँ वाली से और भावनगर से, उन जगहों से जहाँ से 3, 4, 5 घंटे का ट्रॉमा या कार्डिक का फ़र्क है। ठीक है, प्रायोरिटी हमने बनाई है ना। तीसरा भक्कर में शुरू करेंगे। भक्कर में यूनिवर्सिटी बन रही है, वो CNW महकमा बना रहा है, उनको CDB में पैसे दे दिए गए हैं और वो भी मुकम्मल होगा तो तीसरा वहाँ से सर्विस शुरू कर देंगे। सो वहाँ से पेशेंट हम पिक करते हैं अस्पताल से रेफ़र होता है, एम्बुलेंस पे प्लेन पे आता है, प्लेन से लाहौर आता है, लाहौर PIC या पिंस या जहाँ भी जाना उसको कर दिया जाता है। तो 270 पेशेंट अब तक हम कर चुके हैं। अभी इसमें मजीद तुसी है कि एक ही जहाज जो है वो दो प्लेन्स हैं, 2 प्लेन और जब भक्कर शो होगा तो तीसरा प्लेन आ जाएगा। वो तो हमने पर आर पे करना है उस फाउंडेशन को और उसके साथ हमने काम करना है। उसके बाद हमने 200 से ज़ायद एम्बुलेंसेस अब तक नई खरीद चुके हैं और उसका हमारा पहला टारगेट ये था कि जितनी मोटरवेज हैं पंजाब की हदूद के अंदर, चाहे वो लाहौर सियालकोट है, अटक है, रहीम यार खान है, उसके दरमियान जितने इंटरचेंज हैं हर एक पे एक एम्बुलेंस मौजूद है। हिकमत अमली आपकी क्या होगी मोटरवेज के ऊपर? ये एक तो हर इंटरचेंज पे को आपने कवर कर लिया, इंटरचेंज कवर हुआ, उसका जो उसके अटैच अस्पताल हैं, चाहे वो हमारे अस्पताल हैं या वो हेल्थ पॉपुलेशन के हैं, उनको भी साथ अपग्रेड किया गया ताकि ट्रॉमा पेशेंट हो, कोई इंजरी हो, ऑर्थो का इशू हो तो उसको ट्रीटमेंट फौरी तौर पर मिल सके। फिर हमने उस पर और काफ़ी काम किए हैं। एक तो फायर सर्विस हम इस वक्त काम कर रहे हैं और हम उसकी एक पूरा एक सिस्टम ला रहे हैं कि कराची का वाक़या आपके सामने है, पंजाब में भी ऐसे वाक़या होते हैं। अब कई प्लाजों में, कमर्शियल जगहों पे, और ये मुझे कहना पड़ेगा कि हर जगह पे नहीं लेकिन बाज़ जगहों पे रास्तों पे भी दुकानें बना दी गई, एग्जिट तो है ही नहीं, इमरजेंसी रास्ता फिर कानून के तहत तोड़ना पड़ेगा ना। तो वो हम फायर सेफ्टी इंस्पेक्टर्स पे इस वक्त काम कर रहे हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कोई वाक़या तो आप उस वक्त ही जागें, अमूमन वाक़ये के बाद जागा जाता है। प्रॉब्लम सर डायलेमा ये हमारा, तो आपको वाक़ये से हटके भी जाना चाहिए। फ्लड की मैं बात करता हूँ, पिछले साल फ्लड आपके सामने है, हमने जो भी काम किया वो सबके सामने है, लेकिन पिछले साल के फ्लड में जो गैप्स हमने अपने खुद आइडेंटिफाई किए, इस साल आपको खुशी होगी कि हम 200 से ज़ायद बोट्स फाइबर की और 100 से ज़ायद बोट्स एल्यूमिनियम की ला रहे हैं। उसके अलावा हम ट्रक्स ला रहे हैं, फिर लकड़ी के बड़े बेड़े होते हैं वो ला रहे हैं, हम वॉकी टॉकी सिस्टम बहुत बेहतर कर रहे हैं, नेविगेशन सिस्टम बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि जब बोट चलती है ना पानी में तो बाज़ का उसका राब्ता मुनक़ता रहता है। मैं खुद चूँकि उसको प्रैक्टिकल देखता रहा हूँ, तो रेस्क्यू 1122 को इंशाल्लाह अगले फ्लड के लिए पिछले साल से बहुत ज़्यादा तैयार। अच्छा, आप अदर्स जो सूबे हैं उनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं? फयाज भाई, ये बड़ा आपने कमाल सवाल किया है। उसमें क्या बेहतरी लेके आ रहे हैं? फयाज भाई, उसमें बेसिकली तो ये पाकिस्तान की बेस्ट अकेडमी है पंजाब की, और चूँकि इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज किया गया और यूनाइटेड नेशन में भी इसको एक्नॉलेज किया गया, टर्की भी हमने ऑपरेशन किया, तो ये इसमें रिजवान नसीर साहब को मैं क्रेडिट दूंगा, ज़ाहिर वो इसके बानियों में से हैं और बड़ी प्रोफेशनली उन्होंने अच्छा काम किया है। बेसिकली तमाम सूबों के जो लोग हैं यहाँ के ट्रेंड होते हैं और वो शॉर्ट कोर्स 3 माह का, 4 या 5 माह का होता है, हर 2-3 माह पासिंग आउट पीरियड होती है जिसका हम फंक्शन करते हैं। और उसमें सिंध के दोस्त भी हमारे पास आते हैं, उसमें AJK से भी आते हैं, गिलगित से भी आते हैं, उसमें बलोचिस्तान से भी आते हैं। अभी बलोचिस्तान के लोग आए हुए थे, उनके सीनियर मिनिस्टर साहब आए हुए थे, हाँ जी, और KPK से लोग भी आते हैं। तो इन लोगों को बेसिक हम ट्रेंड करते हैं एज ए रेस्क्यूअर्स और फिर अपने अपने सूबे में जाके ये अपनी जो सर्विस है उसको करते हैं। मजीद कितने नए एमरजेंसी स्टेशंस बना रहे हैं? इस वक्त हम फयाज भाई कोई 70 स्टेशन पे काम कर रहे हैं, जिसमें रेस्क्यू स्टेशंस भी हैं, फायर सर्विस स्टेशंस भी हैं। इस ADP में जून तक हमने उसको मुकम्मल करना है और फिर अगले साल नई ADP आएगी। कहते हैं कि एमरजेंसी स्टेशन जो हैं आपके, चाहे वो लाहौर में या दीगर बड़े शहरों में हैं, सहूलियात का फुकदान है वहाँ पे, वही एक जो चीज़ें माजी से चलती आ रही हैं उनमें कोई इजाफा नहीं किया गया? नहीं फयाज जी, ऐसी नहीं है। अब लाहौर बेजा तनकीद है ये, मैं ये भी नहीं कहूँगा। देखें, तनकीद को हमेशा वेलकम करना चाहिए और माशरे में चाहे वो मीडिया हो, कोई आम आदमी हो, उसकी बात को बड़े तहम्मुल से और गौर, और ये ना सोचें कि वो गलती कह रहा है, वो सदर ठीक ही कह रहा हो तो अपनी गलती को ठीक कर लें। ईगो जो है ना उसको खत्म करते हैं हमारे माशरे में। आपको पता है दबाई किस बात की है? ये ईगो है, खत्म ही नहीं हो रही। मैं नहीं मानता। मुल्क कहाँ पहुँच गया है, किन हालात में हम घिरे हुए हैं, मैं नहीं मानता। ये तो अल्लाह को शुक्र है, अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी है, लेकिन इज्जत के बाद और खतरात बढ़ गए हैं। इंडिया जेलस नहीं हो रहा, इंडिया के चैनल जो कर रहे हैं हमारे साथ, अफगानिस्तान के साथ कितनी हमने दोस्ती की, वो भी जो हुआ हमारे साथ, इस तरह से कि हम अच्छी दोस्ती की तोक़ो कर सकते हैं, वो हमारा दुश्मन है, तो चैलेंज बढ़ते रहते हैं। मेरा एक जो मैसेज है, मैं इनको ख़त्म करते हैं, खास तौर पर पॉलिसी मेकर और डिसीजन मेकर, जो सीटों में लोग बैठे हुए हैं ना, बड़े तहम्मुल और तहजीब से सुने और कोई तनकीद है उसको कहें हाँ, क्योंकि सब अच्छा तो नहीं है, अच्छे की तो बहुत गुंजाइश है। मैं अपने महकमे में देखता हूँ
कई दिल करता है वो भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो कई चीज़ें रह भी जाती हैं। तो आप तनकीद को भी सुनना है, अपने आप को बेहतर भी करना है। इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ को बिल्कुल हम दूर कर रहे हैं। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद जो है वो मेरे ख्याल है काबिल कबूल फयाज़ नहीं जी है। वो तो माशरे का हिस्सा है, वो भी तहम्मुल से सुने आप। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ वजह क्या है कि होगा? जिस ਨੂੰ कहा दूजी शायद वारी वजह क्या साधन होगी? नहीं मैं मिलता, बताता हूँ। वो भी तनकीद देखिए, करता है। आपने ना मल्टी डिपार्टमेंट्स में काम करना, आपका टारगेट बहुत बड़ा है। आपका टारगेट एक है कि मैं अपने सिस्टम को बेहतर करना है, अपनी रियासत को बेहतर करना है, अपनी गवर्नमेंट को कामयाब करना है। अब अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाएंगे ना, तो आप वहीं खड़े रह जाएंगे। बात आपकी ठीक है। अच्छा चलें, चुप करके अपना सफ़र करते हम रहें। वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जदीद आलात की खरीदारी में कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी को शामिल कर रहे हैं आप? नहीं, इक्विपमेंट्स तो देखिए लेटेस्ट दुनिया भर में आ रहे हैं। आपके पास कौन सा? MRI है, जैसे CT स्कैन है, लियन एक्सीलेटर है, गैमा कैमरा है, रेडिएशन की मशीनें हैं, तो वो तमाम मशीनें दुनिया भर में दस्याब हैं। जैसे हम एक नया प्रोग्राम लाए हैं, आपने अच्छा मुझे याद करा दिया। CM साहब अब चाइना गई कोई पिछले साल, तो वहाँ उन्होंने एक विजिट किया, तो एक मेयो में हमने मशीन लगाई है जिसे कहते हैं क्रायो एब्लेशन मशीन। बेसिकली एक ट्यूमर जो 4 सेंटीमीटर से कम है उसको वो माइनस पे जाके क्लियर कर देती है, और उसका तजर्बा बहुत अच्छा रहा है। वो 28-30 करोड़ रुपए की मशीन है, और उसके जो प्रोब्स हैं, प्रोब तकरीबन 4 से 5 हज़ार डॉलर का पर पेशेंट का खर्चा है। हम 5 मशीनें अब और ला रहे हैं, हमने उसमें कंपटीशन कराया है। ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक जो आपको खुशी होगी सुन के, एक तो ई-टेंडिंग जो मेरी गवर्नमेंट ने की है उससे बहुत ज़्यादा बचत हुई है। दूसरा, हमने कंपटीशन किया है, हमने चाइना को भी रूल के तहत जो FDA अप्रूव है हम शामिल कर रहे हैं। जितना कंपटीशन होगा, कम कीमत में मशीन मिलेगी, आफ्टर सेल सर्विस की बेहतर होगी। हम हर बिजनेसमैन की कदर करते हैं, लेकिन पहले मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कॉस्ट इफेक्टिव देखूँ। कॉस्ट इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है, सरकार का पैसा कम लगे, सहूलत ज़्यादा हो उसकी। आप इतनी महंगी मशीनें लेके आ रहे हैं, क्या इनको ऑपरेट करने के लिए कोई ट्रेनिंग का म्यार भी साथ है कि यहाँ जो स्टाफ है वही इनको चलाएगा? नहीं फयाज जी, वो जब मशीन साथ आती है उनके इंजीनियर साथ आते हैं और वो फिर ट्रेन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर ट्रेन लोग मौजूद हैं हमारे, खासतौर जो प्रोफेसर हैं, अलैड प्रोफेशनल हैं, ये वो लोग हैं जो मशीनें चला रहे हैं। नया वर्जन आता है तो उसकी एक शॉर्ट ट्रेनिंग ज़रूर होती है, 15 दिन महीने की। वो मशीन का इंजीनियर उसके साथ आता है, वो ट्रेन करता आके, जिस तरह क्रायोब्लेशन पे ट्रेन के लिए चाइनीज साथ आए थे, लेकिन अब हमारे पास ट्रेन लोग मौजूद हैं। अब जो नई मशीनें आएंगी, एक मुल्तान जाएगी, एक फैसलाबाद जाएगी, एक पिंडी जाएगी, और 2 फिर नवाज शरीफ कैंसर इंस्टीट्यूट में आएंगी। अच्छा, आप समझते हैं कि रेस्क्यू की जो सर्विस है, इसके जो जवान हैं, इनकी तरबियत जदीद खतूत पे की जा रही है? इसको देखें, जो फ़ी ज़माना अवेलेबल है इंटरनेशनल, अभी हमने पिछले साल एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, शायद आपकी नज़र से गुजरी, 28 ममालिक के लोग उसमें आए हुए थे, रेस्क्यूअर्स, और वो कंपटीशन था आपस में। तो वो एक रेटिंग होती है आपकी, जो आपकी ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं जी। मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन अभी मैं कहूँगा कि अच्छे की गुंजाइश ही मौजूद है, और ट्रेनिंग को, मॉडल्स को भी बेहतर किया जा रहा है। आप रेस्क्यूज़ की कारकर्दगी से मुतमिन हैं, मजमूई कारकर्दगी से? बहुत हद तक मुतमिन हूँ। मैं कहता हूँ फ़ी ज़माना जो वो काम करें, जिस तरह वो जाने देते हैं। अभी आपको याद है, इधर बंद रोड पे एक बिल्डिंग कोलैप्स की, मैं और रिजवान नसीर साहब मौजूद थे, और हमारा नीचे बंदा शहीद हो गया। तो ये लोग अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल दाव पे लगा के काम करते हैं। फ्लड में आप खुद खैर रिपोर्टिंग करते रहे हैं, फ्लड में काम करना इतना मुश्किल है। धूप जब सर पे होती है, ह्यूमिडिटी होती है और हबस होती है, और आप एक जाते हैं अंदर और आपको 3-3 घंटे लगते हैं लोगों को ढूंढते। आप उनको लाते हैं 6 घंटे बाद, और आप चलती कश्ती को फिर वापस जाते हैं। तो ये आसान काम नहीं होता। अभी आपने बात की सैलाब की, तो हम उसी पे एक सवाल कर लेते हैं। हालिया सैलाब के बाद किए गए सर्वे के अहम नताइज क्या सामने आए? सबसे हमारा जो बड़ा मसला ना सैलाब में जो इशू अभी भी चल रहा है, वो लोग हैं हमारे बहन भाई जो दरिया के बेट के अंदर रह रहे हैं। वो सबसे बड़ा हमारा इशू है। दरिया के बेट में जो लोग रह रहे हैं, मरहलवार हम उनको शिफ्ट करना चाहते हैं, उनके लिए जगह अरेंज करें। अभी 50 अरब रुपये की आपको पता कंपनसेशन की गई है, 50 बिलियन रुपीज़ तकसीम किया गया, और फुल प्रूफ एक शिकायत उसकी नहीं आई। पंजाब बैंक के काउंटर्स हैं और वहाँ पर जाकर बायोमेट्रिक के तहत लोगों को पैसे मिलते हैं। दूसरा इशू ये है वहाँ पे कि नहरों को मजबूत करना, जो इरीगेशन डिपार्टमेंट कर रहा है, और उसके साथ स्टोरेज को बेहतर करना। वो एक पूरा प्लान बनाया गया है। जैसे PDMA अपने आप को बहुत इंप्रूव कर रहा है। PDMA का महकमा ऊपर मिनिस्टर कोई नहीं है, लेकिन उसको भी कैबिनेट कमेटी को मैं ही चेयर करता हूँ। सो PDMA भी अपनी कैपेसिटी को बेहतर कर रहा है, और रेस्क्यू 1-2 भी कर रहा है, और इरीगेशन वाले भी काम कर रहे हैं। क्योंकि जो ही सैलाब खत्म हुआ था, CM साहब ने मीटिंग बुला के टारगेट दिया था। अब सीनियर मिनिस्टर हर 15 दिन बाद बुलाती हैं, मीटिंग करती हैं, और वो अपने टाइमलाइन पर चीज़ें चल रही हैं। कैसे ये लोग दरिया के वस्त में आबाद हो गए, सोसाइटियाँ बन गई, हुकूमती अदारे क्यों खामोश रहे जब ये चीज़ें बन रही थी? कमज़ोरी तो है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान बनने के बाद तमाम हम लोगों को, मेरे समेत हम सब लोगों को, जिस डिसिप्लिन का मुजाहरा करना चाहिए था, वो तो हम ऐसे कौम नहीं कर सके। लेकिन अगर हम पीछे देखेंगे तो तासुफ़ ही है।
कोशिश करें कि आगे जितना चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं वो ज़रूर करें। अच्छा, जो सैलाब गुजर गया उसमें आपने रिलीफ भी दे दिया, सब कुछ हो गया, मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए क्या इक़दामात हैं, क्या पेशबंदियाँ की हैं? क्योंकि सैलाब ने तो रुकना नहीं है, उसने तो हर साल 2 साल बाद आना है। पिछले साल का सैलाब था, एक तो हमने उसमें बड़ी मेहनत की है और आपके लिए खुशी की बात होगा कि जो ही सतलुज में पानी, क्योंकि पहले सतलुज में पानी आया है सबसे, और उसके बाद चनाब में आया, रावी में आया, जूं पानी एंटर होता रहा और जूं क्योंकि इंडिया से तो कोई हमें मालूमात बसात अफसोस नहीं मिलती, लेकिन जो हमारे रडार सिस्टम है हमें इसका तो अंदाज़ा होता है ना कि बारिशें हो रही हैं। हमें तिब्बत तक पता होता है कि तिब्बत में चनाब और सिंध जहाँ जिन झीलों से निकल रहे हैं उसके अपस्ट्रीम क्या सूरत हाल है, तो एक असेसमेंट हम करते रहते हैं उस पर। सो एवैक्यूएशन एक तो हमने वक्त पे की, और हमने मीटिंग का टाइम अब आपके लिए खुशियों की रात 1 बजे भी किया, 2 बजे भी किया, 3 बजे भी किया, और तकरीबन 5 हफ्ते सीनियर मिनिस्टर को, मुझे और शुएब बर्द को और इमरान नज़ीर साहब को, आशिक किरमानी साहब, सबको बाहर रहने का मामला और नहीं आए। हम आखिरी जो हमारे 5 हफ्ते हैं ना वो हमने साइड पे गुजारे हैं, और आखिरी जो हमारे 10 दिन अब हमने गुजारे हैं वहाँ पे अलीपुर में, जहाँ पे चनाब और सिंध मिलते हैं, पांचनद के बिल्कुल साथ एरिया में। तो उससे हमें फ़ायदा हुआ, एक तो लोगों को रिलीफ किया, दूसरा हमें सीखने का मौका मिला, हमें समझने का मौका मिला। तो ये साल मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह करे बारिशें ज़्यादा ना हो, लेकिन अगर आजमाइश आई तो हम पूरी तरह इसके लिए तैयार। यानी जो आप सीख के और समझ के आए हैं, आने वाले वाक़यात में आप उनसे फ़ायदा लेंगे? बिल्कुल से फ़ायदा लेंगे। देखिए हमारे साथ आर्मी भी काम करती है, पाक फ़ौज ने बहुत काम किया, पुलिस, साफ़ सुथरा पंजाब, CNW, इरीगेशन, लाइफ स्टॉक, हेल्थ। आप देखें कोई आउटब्रेक आपको नज़र आई कोई जानवरों में या इंसानों में, उसकी वजह थी कि हर जगह महकमे अपना अपना काम कर रहे थे। तो जब भी हम जॉइंट काम करेंगे खुदा हम पे रहमत करेगा। ख्वाजा सलमान रफ़ीक के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक के साथ, जहां ब्रेक पे जाने से पहले हमने ख़त्म किया था। अच्छा ख्वाजा साहब, नई स्कीमों में किन किन शुबों को आप तरजीह दे रहे हैं? नहीं, हम जिस जगह भी काम कर रहे हैं, कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो एजुकेशन है, वो इरीगेशन है, वो एक्साइज़ है, वो हेल्थ है, वो पुलिस है, हर जगह रिफॉर्म्स का सिलसिला जारी है, और जिस हद तक हो सकता है वज़ीर साहबा ने हमें फ़ंड प्रोविज़न की है। और होम डिपार्टमेंट की अगर आप बात करेंगे अपना मान की, तो उस पर इस वक्त सूरत हाल क्राइम की बहुत बेहतर है। आपके लिए में कि पुलिस बड़ी तुंदही से काम कर रही है, इश्यूज़ हैं, क्राइम भी है, लेकिन क्राइम में पहले से कमी वाक़या हुई है। अब आप मुस्कुराएंगे इस बात को, और मुझे पता है कि आप क्या सवाल करना चाहते हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको फयाज़ भाई, अमन के बगैर मईशत बेहतर नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, और अमन अगर नहीं होगा तो हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है, हमारा मुराद पाकिस्तान का, ना मेरा ना आपका। जी ठीक हो गया। आम आदमी को रोटी जैसे मिल जाए यार, और ये जो गुर्बत है ना, इसमें कुछ खात्मा हो, कमी हो जाए इसमें। सर, होम डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं, इस डिपार्टमेंट को भी आप देख रहे हैं। ख्वाजा सलमान रफ़ीक, सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल को कैसे देखते हैं? फैज़ भाई, एक मैं ज़रा क्लियर करूँ, एक तो पोर्टफोलियो CM साहबा के पास है, मैं होम मिनिस्टर नहीं हूँ। नहीं, आप देखते हैं, मेरे पास कैबिनेट कमेटी है जिसको मैं चेयर करता हूँ, मेरे साथ ऑनरेबल 6 मिनिस्टर्स और हैं, होम सेक्रेटरी साहब हैं, उसमें IG साहब हैं, मेन चेयर आपके पास है। CTD है, हाँ, और उसमें हमारे TORs हैं। TOR से मुराद ये होता है कि मैं जो TORs हैं उसमें ख़ास तौर पे अमन मान के हवाले से, मदारिस के हवाले से, मसाजिद के हवाले से, मुहर्रम उल हराम के हवाले से, ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, क्रिकेट मैचेस की जो सिक्योरिटी है, दफ़ा 44, वो सब उसमें आ जाते हैं। तो उसमें हम बड़ी एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। मेरी ये खुशकिस्मती है कि जो मेरे साथ काम करें होम सेक्रेटरी डॉक्टर अहमद जवेद काजी बड़े एक मुदब्बर समझदार आदमी हैं। IG साहब, करीम साहब से बड़ा एक एहतराम का ताल्लुक है, उनसे पहले उस्मान भाई से भी ताल्लुक था। तो एक बड़े प्रोफेशनल माहौल में हम कंसल्टेशन के बाद चीज़ों को करते हैं। और उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा कि ईरान, इसराइल और सारे वाक़े में आपको पता है कि हमारे जो अहले तशरीह से ख़ास तौर पर, वैसे पूरी कौम दुखी थी फ़लस्तीन और ईरान पे, लेकिन ज़ाहिर है कि हमारे जो अहले तशरीह बहन भाई हैं, आप ये देखें कि क्या वजह कि पंजाब में पुरसकून रहा माहौल। उसकी सिर्फ एक वजह थी कि हमने पेशेंस रखा, राब्ता रखा, हमने बुलाने के लिए खुद जाना शुरू कर दिया लोगों के पास, हमने उनको मुजाहरे का मौका भी दिया, उनके जज्बात निकालने का मौका भी दिया, लेकिन हमने कहा देखो यार, ये पाकिस्तान है हमारा साझा, अगर इस रियासत को हम डिस्टर्ब करेंगे ना, तो यहाँ से अब आप देखें कि पाकिस्तानी हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने या इसाक डार साहब ने या फील्ड मार्शल ने
हम सब की दुआओं से, ये पूरी कौम का क्रेडिट है, एक इज्जत बहरहाल पाकिस्तान को मिली है। उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में अमन रखें, हम अपना प्रोटेस्ट करें। जो यौमुल कुदस था उस दिन तमाम जुलूसों को हमने रिक्वेस्ट की और उनकी मेहरबानी है। मैं यहाँ पे अहले तशी के उलमा कराम को, अहले तशी को ये शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और तमाम उलमा कराम को, चाहे वो देवबंद हैं, अहले हदीस हैं, अहले सुन्नत हैं, कि एक तो तमाम उलमा ने फ़लस्तीन और ईरान की हिमायत की, दूसरा उन्होंने सबसे बड़ी क्या मेहरबानी की, आप खुद अंदरून शाह साहब का ताल्लुक है, आपको पता है कि टाइम चेंज करना मुमकिन ही नहीं है, कोई नहीं मानता। वो कहते नहीं। यौम कुदस पे फयाज भाई उन्होंने मगरिब से 2 घंटे पहले अपना सेशन पूरे पंजाब में, और अगला क्या काम मेहरबानी उन्होंने ये की, शफकत की उन्होंने, कि रात के सारे ख़त्म कर दिए, कभी आज तक ख़त्म हुआ है? बिल्कुल। हमने कहा जी इस साल की मेहरबानी कर दें, हम आपको कमिट करते हैं कि अगले साल आप ज़रूर करें, और उन्होंने मेहरबानी की। सो यहाँ पे मैसेज मेरा क्या है, देखें गवर्नमेंट हो, अपोजिशन हो, उलमा कराम हो, हम सब लोग हों, जहाँ रियासत का मसला है ना, वहाँ पे कोई को नहीं है, वहाँ पे इकट्ठे हो जाएं इस आपस में। चले, ये भी हो गया। हालिया इकदाम के नतीजे में जराइम की शरह में किस कदर कमी आप फैज भाई, इसको मैं बराह रास्त डील नहीं करा, चूँकि मेरा पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन ओवरऑल चूँकि मैं उस माहौल में बैठता हूँ, मैं उस माहौल में बैठता हूँ और मैं देखता हूँ, तो जराइम मेरा ख्याल काफ़ी कम हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डाला कल्चर था या जो एक नाम थे, उन नामों के ज़ाहिर है कि अपने इंसाफ जो है उनके साथ, या जो भी उसमें सिलसिले में किया है, मेरा ख्याल आम आदमी में एतमाद ज़्यादा है। असल सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आम आदमी की रियासत पे जो एतमाद है ना, वो बेहतर हो। बदकिस्मती से वक्त के साथ साथ उसमें कमी होती रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज कम अज़ कम अमन अमान के हवाले से जो एक आम आदमी है उसको ये एतमाद ज़रूर है कि वो और बाकी जो है वो एक ही कल्चर पे इसका क्रेडिट किसको देते हैं? वज़ीर-ए-आला पंजाब को। उसके बाद जो टीम है सारी पुलिस की IG साहब हैं, CCD है, CTD है, आम पुलिस है, सारों को क्रेडिट जाता है। आप समझते हैं कि थाने की सतह पे मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? वो थाने नहीं, ऐसी एटीट्यूड जो फयाज भाई, मैं सिर्फ पुलिस को नहीं कहूँगा, अपने समेत हमारे रवैये ठीक नहीं है। हमारे अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि हम समझते हैं कि कोई हमारे पास आ गया तो हम उसके सर पे एहसान करेंगे, ये सबसे बड़ा मसला है। वो थाना ले लें, वो आप अस्पताल ले लें, वो कोई भी महकमा ले लें, वो एटीट्यूड वही है। सो मैं एक महकमे को टारगेट नहीं करूँगा, मैं अपनी बरादरी को भी देखता हूँ बाज़ का। तो ये चीज़ें जो है ना फयाज भाई, मैं समझता हूँ कि तहम्मुल से चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। अच्छा सलमान भाई, इमाम मस्जिद के लिए अज़ाज़िया प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया था, क्या इसके अराज़ व मक़ासद क्या हैं? अच्छा, तो कोई इसके बारे में बड़े बयानात भी आए, मैं थोड़ा सा 2 मिनट से बोलना मैंने नहीं, आप 3 मिनट बात हम मुख्तलिफ लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ पर डिस्कस कर रहे थे। तो ये बेसिकली वज़ीर साहबा की अपने उनका विजन था, अपनी सोच थी, जिसमें 12-14 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने बातें करते हुए कहा कि जो इमाम मस्जिद साहबान हैं, ये तो माशरे का इतना अहम जुज़्व हैं, तो हम इनको सपोर्ट क्यों नहीं करते। उस पर मुख्तलिफ आरा सामने नहीं, उन्होंने कहा मैंने सपोर्ट करना है। तो होम सेक्रेटरी साहब को और मुझे टारगेट दिया गया कि आप इस अमल करें। शुरू में हम दोनों के ज़हन में यह था, उस वक्त जो उस्मान साहब IG थे और राव करीम साहब जो थे वो एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच थे, और CTD, तो स्पेशल ब्रांच, CTD, होम डिपार्टमेंट, हम तीनों इकट्ठे कर रहे थे। हमारा एक वर्किंग ग्रुप था, क्योंकि जो हमारे पास एप्लीकेशंस आनी थी उसको स्पेशल ब्रांच ने और CTD ने चेक करना था। फिर भाई हमने उसमें सबसे अहम यह किया, जो फॉर्म डिवाइस किया ना, जिसमें होम सेक्रेटरी साहब का, राव करीम साहब का और वसीम सियाल साहब का, फिर उस्मान गोंदल थे जो RPO चले गए भी थे, उनको मैं अलामा खुरम बड़ाइच कहता हूँ, बड़े समझदार हैं वो, RPO गुजरांवाला है। हमने उसमें एक चीज़ लिखी, आपकी खुशी की, हमने लिखा इमाम मस्जिद साहब, हमने इमाम मस्जिद नहीं लिखा। अच्छा, ज़हनी तौर पे हमने एक मैसेज ट्रिकल डाउन किया रेवेन्यू अफसर इमाम मस्जिद साहब, इमाम मस्जिद साहब, और वालिद का नहीं लिखा, वालिद का लिखा होता ना, वालिद का नाम, वालिद ग्रामीण कदर का नाम। अच्छा, और हमने सबको कहा, तमाम DC साहबान को, भाई हैं मेरे छोटे, मेरे बेटे और बेटी की तरह हैं, कि AC साहब एक तो खुद डील करेंगे, पुलिस वाला कोई घर नहीं जाएगा, चाय पहले पेश करेंगे, पानी का कप पेश करेंगे, उसके बाद अगले से बात करेंगे, ताकि वो एक जो है ना वो। अच्छा, उसमें मुख्तलिफ बयानात भी सामने आए कि शायद उसमें कोई मकसद नहीं था। आप देख लें, अब वो एजाज़िया दिया जा रहा है और आप हैरान समझ सकते हैं कि 100% कंप्लाइंस है, 100%। 74,000 मसाजिद इसको लेके तनकीद कर रहे थे, उनको भी समझाया जाके। अच्छा, वो उन्होंने लेना शुरू कर दिया कि नहीं? 100% मैं कह रहा हूँ, 74,000 एवरी स्कूल ऑफ थॉट, एवरी मॉस्क जो है वो ले रही। अभी हमने 44 मसाजिद कच्चे की शामिल की है। अच्छा, कच्चा आपको पता क्लियर किया गया है, बहुत बड़ा क्रेडिट है CM साहबा का, पुलिस का, और उसमें सिंध गवर्नमेंट ने बड़ी सपोर्ट की, आर्मी ने बहुत सपोर्ट की, एजेंसीज ने बहुत सपोर्ट की। अब जो कच्चे का इलाका में 44 मसाजिद हैं, उनको भी हमने शामिल कर। अच्छा, ये कच्चे के मामलात भी आप ही देख रहे हैं? कच्चे के मामलात इस हद तक मैं देखता हूँ कि थाने और पोस्ट और जो सीट क्रिएशन है ना, वो हमारी जो कमेटी है वो उसको अप्रूव करती है। तो हमने अभी 3 थाने और 20 पोस्ट वहाँ पे क्रिएट की हैं,
और उस एरिया में ये मेरे इल्म में है कि हेल्थ के भी चीज़ें नहीं बन रही हैं, स्कूल कॉलेजेस नहीं बन रहे हैं, ताकि उनको स्ट्रीमलाइन में लाया जाए। ये जो पंजाब का कच्चा है ये डाकुओं से पाक है? काफ़ी हद तक पाक है। अब उन्होंने को 500-550 लोग हथियार डाल चुके हैं जो जेलों में हैं और अपने जो जुर्म किया उसको फेस कर रहे हैं। तो वहाँ पे अब इंशाल्लाह नो गो एरिया फ़िलहाल कोई नहीं है। अच्छा, हम दोबारा आ जाते हैं जी इमाम मस्जिद साहब की तरफ। आपके इस अमल से मजहबी आहंगी को भी फ़रोग़ मिला? इसका इसलिए मिलेगा, अब हम देखें इनसे हम मेरे जहन में है जो हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप सफाई निस्फ़ ईमान पे लेक्चर दें मसाजिद में। हर चीज़ का ताल्लुक सफाई निस्फ़ ईमान से है। अब हेल्थ का देख लें, हेल्थ की प्रॉब्लम्स क्या है, लोड कितना है। अगर ज़िंदगी में अपने निज़ाम को हम तवाज़न ले आए हैं, दीन को अपने ऊपर गलबा कर रहे हैं, तो FIR जो दर्ज हो रही है थानों में, कभी हमने सोचा है कि 70-80% हम ही गलत कर रहे हैं जाके? पुलिस को तो हम कहते हैं वो जी थाना कुछ नहीं कर रहा। तो फयाज भाई, जो मोहल्लों में हम बेमकसद जाके FIR एक दूसरे पे कराते हैं, तो जब तक मैं समझता हूँ कि मसाजिद और मंबर जो है ना, जब वो मैसेज देगा तो हर चीज़ में उससे बेहतरी आ सकती है। मदरास की रजिस्ट्रेशन में, मदरसों की जो रजिस्ट्रेशन है, बहुत नाजुक मसला है। उसमें कितने चैलेंजेस हैं आपको? चैलेंज हैं उसमें, और लेकिन चैलेंज पहले से कम है। सबसे पहला इशू ये है कि जो जय्यद उलमा कराम है, और मैं फयाज भाई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ जो मैं आपके चैनल पे जरूर बताना चाहता हूँ। मदारिस 99.99% इंतहाई कमाल है। और ये जो कहा जाता है ना कि सिर्फ दीनी तालीम, वो दुनियावी भी करा रहे हैं, वो टफ्टा भी करा रहे हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आप पहले सुन्नत के ऑफिस जाएं, सारा सिस्टम कंप्यूटराइज है। आप पहले हदीस को देखें, सारा सिस्टम कंप्यूटराइज है। अहले तशी हमारे भाइयों को देखें और देवबंद को देखें। हमारी सारे जनाब जय्यद उलमा से मुलाकात है, हम नुक्ते आपस में डिस्कस कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे हैं। हम उस पर जल्दी नहीं कर रहे क्योंकि सेंसिटिव मसले हैं। और तमाम जो मदारिस हैं, 15 मदारिस हैं, जिनमें 5 बड़े हैं और 15 से हमारा रब्ता है। हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं और जब इंशाल्लाह फाइनल होगी फिर CM साहबा के बाद जाके अनाउंस। ख्वाजा सलमान मुझे बताएंगे, ये जो सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा है, जिन है, एक बला है, इसमें जो एक नफ़रत अंगेज़ी की मुहिम चल रही है, इसके सद्देबाब के लिए भी कोई पॉलिसी वाज़े की आप? हाँ जी, इसमें बड़ा हमारा पूरा सेल है जिस पे काम कर रहा है, होम डिपार्टमेंट का और CTT का। इस पर जितने भी ऐसी फेसबुक पे बस भी मुनाफरत की या एंटी खुदा न खास्ता रियासत आती हैं, उसको मोनीटर किया जाता है। वो स्पेशल ब्रांच में भेज दी है इस्लामाबाद से उसको सिंगापुर जाया जाता है। उनमें कई पोस्टें ख़त्म करी जाती हैं और फिर जो लोग कल्प्रेट होते हैं गिरफ्तारी उनकी की जाती है। अच्छा ख्वाजा साहब, आपसे सेहत पे भी बात हो गई, अमन ओमान पे भी हो गई, सैलाब पे भी हो गई, जितने डिपार्टमेंट थे ना आपके पास, सब पे थोड़ी थोड़ी बात हो गई। अब थोड़ी सी आपके साथ आपकी बात हो जाए। ख्वाजा साहब, इतनी खूबसूरत मासूम सा चेहरा कैसे आया सियासत में? सियासी घराने से आपका ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ये आप सियासतदान के अलावा कुछ और भी बन सकते थे। सवाल, इसका जवाब भी आप समझ सकेंगे, शायद हर बंदा ना समझ। जी जी, तो आप इसलिए समझ सकते हैं कि मेरी आपकी मट्टी एक है, हम एक महल्ले से हैं। ठीक है। आपको पता, मैं कभी तो मेरा सियासत में नहीं था रुझान। अब्बू की जब शहादत हुई, आपको सब पता है, इसी पे मैं हूँ। अम्मी ने तरबियत की, आपसे कोई चीज़ छुपी भी नहीं है। अम्मी ने बड़ी सख्त तरबियत की, मार भी पड़ती थी, सारा वो आपके इल्म में है। तो भाई का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा असर है, वो आपके इल्म में है। उम्र का तो 2.25 साल का फ़र्क है, लेकिन अदब एहतराम में अपने वालिद की तरफ एहतराम करता हूँ। तो मेरा बिल्कुल ज़हन नहीं था पॉलिटिक्स में आने का। फिर शहबाज साहब हमारे हल्के में आए, वो भी आपके इल्म में है। 88-90 से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, हम उनके साथ अटैच हो गए। तो शहबाज साहब ने मुझे बहुत सिखाया। आहिस्ता आहिस्ता ना शौक़ ये पड़ता गया। सियासत में एक पैशन है बेसिकली, कम से कम मैं जैसा करूँ या बाकी मेरे कुलीग कर रहे हैं। अब मुझे देखें खुशी होती है कि नया अस्पताल बनता है, एक इंस्टीट्यूट बनता है या मुल्क में अमन होता है, तो आपको जब उसमें डिसीजन का मौका मिल रहा है, अब उस जगह पे अब आ गए हैं कि आप डिसीजन कर सकते हैं, आप पॉलिसी बना सकते हैं, आप अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं, आप करप्शन में कमी कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मुल्क में करप्शन भी एक नसूर है। ऐसे ही है, कोई इसको समझे या ना समझे, मैं बात को समझता हूँ कि ये एक नसूर है। नसूर की गर्दन तोड़नी इंतहाई ज़रूरी है और उसकी गर्दन तोड़ते रहना चाहिए। ये तमाम पॉलिटिकल लोगों की, ब्यूरोक्रेसी की और सब डिसीजन मेकर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी कस्टोडियन के तौर पे काम करें, इमारत के तौर पे काम करें। तो सियासत में आना मेरा बहरहाल अब्बू का एक वाक़या तो था। अम्मी भी लाहौर की पहली खातून थी जो इलेक्शन जीता, उसमें आपके वालिद का भी एक बड़ा किरदार था, मुझे पूरा याद है। एक जुर्रतमंद आदमी थे, 77 की तहरीक में आपके वालिद का बड़ा किरदार था। तो वो घर से इनहेरिटेड था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें रच बस गया। फैमिली डिस्टर्ब हुई कभी? बेगम ने कहा हो कि सलमान साहब नहीं, मैं क्रेडिट दूंगा भाभी को भी, अपनी बीवी को भी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। देखें, बुरा वक्त बहुत आया। मुशर्रफ दौर में आपको पता है अम्मी की डेथ हुई, आपको पता है भाई को टॉर्चर हुआ, वो बड़ा सख्त वक्त था, 8-9 साल। उनमें भी इन खवातीन ने बहुत भुगता हमारे साथ। तो फिर पिछले जो इमरान खान साहब का दौर आया, उसमें 20 माह में जेल में रहा, कारोबार पे हुआ सारा मसला।
तो वो ख़वातीन की तरफ से बहुत सपोर्ट है, बच्चों और ख़वातीन की तरफ से। अब तो बच्चे ज़रा बड़े हो गए हैं, पहले जब हम जेलों में जाते थे तो बच्चे छोटे थे। मैं जब इस जेल में गया तो मेरा जो छोटे बेटा और बेटी थे वो 2.5-3 साल के थे, लेकिन अब मेरा जो बड़ा बेटा वो LLM है लंदन से, वो भाई के साथ काम करता है, भाई का एक बेटा LLM है, तो बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन फैमिली लाइफ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा साहब, क्या कहेंगे आप अपने पैगाम में पंजाब की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को? देखिए, पैगाम बड़ा वाज़ेह है। इधर उधर ना देखें, वक्त ज़ाया ना करें। वो क्या कर रहा है, अब मैं अगर काम नहीं कर रहा ना तो कोई बात नहीं, फ़याज़ साहब को काम करना है। फ़याज़ साहब ये ना सोचें कि अगर सलमान काम नहीं कर रहा मैंने नहीं करना। अपने मुल्क का काम करें। इस मुल्क को बहुत ज़रूरत है काम की, बेहतरी की बहुत ज़रूरत है। मुल्क के चैलेंजेस देख रहे हैं, इंडिया सर पे बैठा है, दुश्मन है। अफ़गानिस्तान की सूरत हमारे सामने है। ईरान का अल्लाह का शुक्र है कि मसला हल हो रहा है, लेकिन इसराइल तो हम गूनागू मसाइल में घिरे हुए हैं। सो हमें अपने अतवार को बदलना होगा। ख़ास तौर पे वो लोग जो ख़राबी कर रहे हैं, किसी को मेरी बात शायद अच्छी ना लगे, मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया कि उनको सेल्फ अकाउंटेबिलिटी अपनी करनी चाहिए और अल्लाह से भी डरना चाहिए। बात सुनी आपने सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की। एक छोटा सा पैगाम, पाकिस्तान जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद ही रहेगा। यहाँ प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।